नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बागेश्वर बाबा पर महागठबंधन के नेताओं का चौतरफा हमला जारी है। एक के बाद एक आरजेडी कोटे के मंत्री बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। ये लोग धर्म लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं। माँ बहन को नचाता है तो डूब मरो। ढोंगी, पाखंडी, उन्मादी और जेल भेजने की धमकी के बाद एक कथावाचक के अपमान का नया वर्जन सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत के नाम पर मां बहनों को नचवाते हैं। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है तो डूब मरो। सुरेंद्र यादव के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बारी आई। चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे? बाबा बागेश्वर को ढोंगी बता चुके आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम का नया बयान सामने आया है। सुरेंद्र राम ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान का उल्लंघन है और इस तरह की बात करने वाले देशद्रोही हैं। और जो संविधान अलाउ नहीं करता है, जो ऐसे शब्द जो लोग बोलते हैं, वो देशद्रोही हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री बाबा पर बयानों के तीर चला रहे हैं, तो भला तीर छाप पार्टी के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं? जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बागेश्वर बाबा पर हो रही बयानबाजी में कूद पड़े। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। सवाल है कि बागेश्वर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया है? अब तक तो वो बिहार आए भी नहीं, फिर महागठबंधन के नेता इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर पर जितने हमले हो रहे हैं, क्या किसी मौलाना पर ये नेता ऐसे ही विवादित टिप्पणी कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के तरेत में बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनके कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। तरेत गांव में आयोजन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, जो यथासंभव सहयोग कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। हम इस वक्त राजधानी पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के तरेत पाली गांव में हैं। तरेत पाली गांव, जी हां, यह गांव अचानक से सुर्खियों में आया है क्योंकि बागेश्वर पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री अगले 13 मई से 17 मई तक यहां पर हनुमत कथा करेंगे और यह एक बड़ा आयोजन है इस इलाके के लिए। अब तक तरेत गांव को लोग उस स्तर तक नहीं जान पाए थे। यहाँ पर हालांकि एक मठ भी है, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर पीठ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर प्रवचन करेंगे, इसको लेकर पूरे इलाके में एक आध्यात्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आयोजन स्थल पर हैं और 3 लाख स्क्वायर फीट के इस आयोजन स्थल पर जो जर्मन टेक्निक के पंडाल हैं वो बनाए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, हाइड्रा गाड़ी भी यहाँ लगी हुई है, पीले रंग की ये हाइड्रा गाड़ी है। और जर्मन टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि आंधी, पानी, बारिश का कोई असर यहाँ पर न पड़े। और अब करीब करीब कितने बड़े एरिया में यहाँ पर जो आयोजन है वो होना है, वो रूपरेखा तय हो गई दिखती है। देखिए, ये जो जर्मन टेक्निक का जो ये पंडाल बन रहा है, इसके अलावा अब जो चहारदीवारी है चारों तरफ से दी जाने लगी है। चारों तरफ से ये चौकोर जो चारदीवारी होगी, उसकी भी रूपरेखा करीब करीब तय हो गई है। जो आयोजन है वह हर दिन यानी 13 मई से 17 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा का समय होगा। आपके गांव के लिए एक बड़ा आयोजन है, तरेत के लिए लगता नहीं है ये तरेत के लिए बड़ा आयोजन नहीं है। ये हिंदुस्तान के लेवल पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का सबसे ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। अभी तक उनका जितना इंडिया में कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। तो एक बड़ी चुनौती भी होगी आप लोगों के लिए। हर चुनौती से निपटने के लिए यहाँ का हर लोग तैयार है, उत्साहित हैं जो सनातन धर्म के लोग हैं, और कितने उनके मन में उत्साह है, उमंग है, यह देखते ही बन रहा है। तो निश्चित तौर पर पटना एक अमिट छाप छोड़ेगा सफल आयोजन को लेकर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बागेश्वर बाबा का नौबतपुर के तरेत गांव आने पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। तरेत पाली मठ के गुरु से लेकर शिष्य तक बाबा का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करेंगे। इसके लिए शिष्यों को अभी से ही विशेष तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तरेत मठ के गुरु और शिष्यों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नौबतपुर के तरेत में बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर जहां ग्रामीण दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं तरेत पाली मठ में भी जो शिष्य हैं और गुरु हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। तो जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं ये तरेत मठ की, जहां पर आज भी गुरुकुल परंपरा जो है वो जिंदा है और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ के शिष्य और जो गुरु हैं वो संकल्पित हैं। तो इस वक्त संकल्प लेते हुए आपको दिख रहे होंगे यहाँ के शिष्य और जो गुरु हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही खबर मिली है कि बाबा बागेश्वर तरेत आ रहे हैं तो ये लोग किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जरा हम बात करेंगे, लेकिन जो मंत्रोच्चारण से स्वागत करेंगे सबसे पहले हम उस मंत्र को भी सुनवाते हैं। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अद्भुत नजारा है, अलौकिक नजारा है। जो शिष्य हैं वो लगातार तैयार हैं। मठ प्रबंधन की तरफ से क्या तैयारी है? सब तरह से अच्छा यहाँ व्यवस्था सुंदर मिलेगा और कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। बागेश्वर धाम यहाँ आएंगे और यहाँ कथा प्रवचन होगी और झंडा भी यहाँ हनुमान जी के गड़ गया है। अभी आप लोग संकल्प ले रहे थे, क्या चीज का संकल्प ले रहे थे? संकल्प ले रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे तरेत पाली स्थान में आ रहे हैं 5 दिवसीय हनुमत कथा करने के लिए, उन्हीं का स्वागत के लिए हम संकल्प ले रहे थे। तरेत पाली मठ है ये, और मठ में किस प्रकार की तैयारी है? आपने सुना है कि जो स्वस्ति वचन मंत्र है उसका मंत्रोच्चारण करते हुए जो शिष्य हैं या गुरु हैं वो स्वागत के लिए तैयार हैं। संकल्पित भी हैं कि हम सनातन धर्म को किस तरह से बचाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जाहिर है 13 तारीख का इंतजार हो रहा है, जहां पूरे के पूरे ग्रामीण जो है तैयारी में जुट गए हैं, वहीं मठ प्रबंधन भी तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, तरेत, नौबतपुर, पटना। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि बिहार सरकार की जल्द सुनवाई की अपील पर हाईकोर्ट तैयार हो गया है और कास्ट सर्वे पर उच्च न्यायालय में 9 मई को सुनवाई होगी। इसे लेकर बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। कास्ट सर्वे पर पटना हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद नीतीश सरकार ने उच्च न्यायालय से अपील की थी कि मामले की सुनवाई 3 जुलाई से पहले और जल्द की जाए। बिहार सरकार की अपील को मानते हुए हाईकोर्ट 9 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत तेज है। कास्ट सेंसस पर अब सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसी पर चर्चा हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं, सुनिए। बिहार सरकार एक ही बात कर सकती है कि बैकवर्ड कमीशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके जिस तरह से कर्नाटक सरकार, उड़ीसा सरकार कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर बैकवर्ड क्लासेज, सोशल और इकोनॉमिक सर्वे क्या है वो कर सकते हैं। कानून के जानकार भी बिहार सरकार से हुई चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। लगे हाथ आगे की रणनीति बनाने के विकल्प भी सरकार को सुझा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है वो भी जान लीजिए। तो यदि सरकार, बिहार सरकार इस मुकदमे में ये स्थापित कर पाती है कि हम कंकरेंट लिस्ट के आइटम 20 के आधार पर ये हम इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के लिए डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो कुछ हद तक उसके स्कीम को कानूनी माना जा सकता है। हालांकि जाति की गिनती के मुद्दे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष इसके पीछे बीजेपी का नाम लिए बगैर साजिश रचने का आरोप मढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता नीतीश सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के साजिश तो आपको याद होगा नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे और उसमें जो आरक्षण का मसला था उसमें भी हुआ था। किसी भी कीमत पर होगी, इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार महागठबंधन की हर संभव उपाय करेगी। तो इन्होंने सारे दलों को छला है, इन्होंने विधानसभा को छला है,
क्या ये सरकार रहने लायक है? सरकार में रहने लायक है ये? वैसे अब सभी की निगाहें पटना हाईकोर्ट में 9 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जिस दिन तय होगा कि कास्ट सर्वे पर बात आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। शनिवार को बीजेपी नेताओं के खिलाफ जेडीयू नेताओं ने पोल खोल किया। हम दंगाई थोड़े, हम भाईचारा चलने का वक्त है। सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग रामनवमी के 2-4 दिन बाद ही थम गई थी, लेकिन सियासी लपटें अब भी उठ रही हैं। रामनवमी जुलूस के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब शनिवार को जेडीयू नेताओं ने पोल खोल कार्यक्रम के जरिए दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो दंगा कराएगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। दंगा कौन करा देगा? नीतीश कुमार जी के रहते। जो दंगाई होगा उसको कानून के तहत जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। सासाराम में बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने धरना दिया था, जिसका जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को मेंटल केस बता दिया। एक नेता है सम्राट चौधरी जो मेंटल केस है, दिमागी तौर पर वो दिमाग का दिवालेपन की शिकार है। सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की 30 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जवाहर प्रसाद ने खुद को निर्दोष बताया है। चलने का वक्त है। पूरा पार्टी को ही दंगाई बोला जा रहा है। अभी नीरज कुमार भी बोल रहे हैं कि पूरा पार्टी दंगाई है। दंगाई है, हम क्या कहेंगे। फिलहाल सासाराम में सब कुछ शांत है। लोग अपनी रोजमर्रा के काम में मस्त हो चुके हैं, लेकिन सियासतदान सियासी फायदे के लिए अब भी हिंसा के उस घाव को पूरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। लव जिहाद की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी पर बिहार के आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सियासी दलों ने फिल्म पर सियासत तेज कर दी है। फिल्में और बननी चाहिए। ऐसा फिल्म को मतलब बैन ही कर देना चाहिए। फिल्म बहुत अच्छी है। केरल के साथ साथ पूरे देश में सियासी हलचल बढ़ा देने वाली फिल्म द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग शानदार रही। द केरल स्टोरी बिहार के सिनेमा घरों में भी लगी हुई है। पटना में फिल्म देखकर निकले लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कोई विवाद नहीं है, आप लोग भी आइए देखिए। लेकिन लव जिहाद की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने फिल्म को एक खास समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो एक कम्युनिटी विशेष को बदनाम करने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि फिल्म के बहाने बीजेपी सियासी रोटी सेक रही है। तो हम समझते हैं कि आतंकवाद का नाम लेकर ये देश के अंदर में अपना वोट की जो साधने की प्रक्रिया है उसके निश्चित रूप से नायक बन जाते हैं। जबकि बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि कांग्रेस जैसी सरकारों के काल में जो हुआ उसी हकीकत को फिल्म में दिखाया गया है। कहते हैं ना, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कांग्रेस, दोनों का एकदम बहुत ही नजदीक का संबंध रहा है और दोनों कह सकते हैं कि एक ही गोत्र के व्यक्ति। फिल्म द केरल स्टोरी 32,000 महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और उनके ISIS में शामिल कराने की कहानी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। कर्नाटक चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की चर्चा की और फिल्म द केरल स्टोरी को आतंकवाद की हकीकत बताया, जिसके बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि नई शिक्षक नियमावली से सरकार पीछे नहीं हटेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षकों की बहाली होगी। जहानाबाद के सुरंगापुर गांव में हाई स्कूल के भवन का उद्घाटन करने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षकों की बहाली और शिक्षा की विरासत को बनाए रखने के लिए नई शिक्षक नियमावली बनाई गई है। शिक्षक अभ्यर्थी और कुछ नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर का परिणाम घोषित होते ही हंगामा शुरू हो गया है। परिणामों में बताया जा रहा है कि 30% से अधिक छात्र या तो फेल है या प्रोमोटेड हैं, जिसे लेकर छात्र संगठनों ने अब विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र कॉलेज परिसर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाया। बीए सेकेंड ईयर के परीक्षा परिणाम में धांधली के लिए जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेदार ठहराया है। जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। सारे लोग प्रमोट हो चुके हैं, जबकि रेगुलर के भी स्टूडेंट हैं और हम लोगों के भविष्य से छात्राओं के भविष्य की खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सेशन और रिजल्ट दोनों में सुधार हो। हम लोग की मांग यही है कि सेकेंड ईयर का जो हम लोग का रिजल्ट प्रमोट किया गया है वो पास किया जाए, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट के सारे बच्चों का रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया गया। सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता होगा, तो इसीलिए हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का रिजल्ट सुधार किया जाए और जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए। सासाराम में नहर से नोटों की गड्डियां मिलने की अफवाह फैली, जिसके बाद मच गई पैसे लूटने की होड़। लोग बड़ी संख्या में नहर के गंदे पानी में उतर आए और जिसे जितने पैसे मिले लेकर भाग खड़े हुए। नहर में पैसे लूटने से जुड़ा वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे रुपए किसके थे, कहां से आए, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पुल के नीचे गंदे से दिख रहे पानी में लोगों की भीड़ और पानी में कुछ ढूंढने की कोशिश करते लोग। तस्वीरें सासाराम के मुरादाबाद नहर की है, जहां अचानक नोटों के बंडल तैरने लगे। नहर में नोट होने की बात फैलते ही लोग पैसे लूटने नहर में कूद पड़े। कोई एक हाथ से तो कोई दोनों हाथ से नोटों की गड्डियां चुनने लगा, जिसे जितना मिला हाथ में लेकर नहर से बाहर आता हुआ दिखा। जैसा कि अफवाह उड़ा या फिर क्या सच्चाई है तो जांच के बाद सामने आएगी कि बहुत से नोट के बंडल यहाँ पाए गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत तेजी से लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और पैसे की लूट मच गई। नहर से नोटों के बंडल लूटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग नहर से नोटों की गड्डियां बटोरते दिख रहे हैं। नहर के पास से गुजरने वाले लोग भी नजारा देखकर हैरान रह गए। 8 बजे से लगभग तो देखे क्या कहला कि बोरा में क्या कहला 3-4 बोरा पैसा लाकर बिक दिया है। तो उसके बाद में हम लोग सोचे कि नकली पैसा है, तो अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था। नहर से पैसों की लूट के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर नहर में नोटों के बंडल कहां से आए, किसने नहर में फेंके नोटों के बंडल, क्या लूटे हुए पैसों को पुलिस के डर से फेंक दिया गया, क्या छापेमारी की डर से किसी ने नोटों की गड्डियां फेंकी, रुपये असली हैं या नकली। वैसे सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। खबर हाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइन में नवनियुक्त होमगार्ड जवानों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। कार्यक्रम में वैशाली के डीएम यशपाल मीना ने नवनियुक्त होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपा। जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित 240 होमगार्ड जवानों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान होमगार्ड जवानों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और करतब भी दिखाया। 2009 और 2011 की जो वैकेंसी थी उसमें जो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी हुए थे उनकी बुनियादी प्रशिक्षण आज 120 दिन 4 महीने के बाद उपरांत समाप्त हुई है और उनका आज प्रारंभ परेड हम लोग पुलिस केंद्र वैशाली में समारोह के रूप में संपन्न किए हैं।
मोतिहारी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। ओम प्रकाश सिंह शिवहर और मोतिहारी जिले में बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार थे। शिवहर से मोतिहारी जाने के दौरान पूर्वी चंपारण के फेनहरा के पास सूमो पर सवार अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 18 खोखा बरामद किया है। इसके साथ ही दूसरी घटना पूर्वी चंपारण के पताही थाना के गम्हरिया गांव की है, जहां रेप के आरोपी नाबालिग झुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी 20 दिन पहले ही न्यायिक हिरासत से बाहर आया था। वहाँ जानकारी होगा सर। प्रथम दृष्टया वो गैंगवार लग रहा है। ओम प्रकाश जी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ, जो मिलेगा आगे हम लोग बताएंगे। भागलपुर में बच्चे को टीका लगाने में डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला बरारी के होली फैमिली हॉस्पिटल का है, जहां एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे को टीका लगाने आई थी, जहां डॉक्टर ने लापरवाही करते हुए एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा दिया। जब परिजनों ने डॉक्टर से इसका जवाब मांगा तो डॉक्टर उन पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे कि इससे आपका बच्चा मरा तो नहीं। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। डॉक्टर ने भी अपनी गलती मानी है, लेकिन डॉक्टर की दलील है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। वैक्सीन था इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, वो तो देखे नहीं। हाँ, यही बोले। और जब हम उनसे पूछने गए तो कह रहे हैं बच्चा मर तो नहीं ना गया। लैंग्वेज भी इनका सही नहीं है। पूरा एश्योर किया, सीनियर डॉक्टर से भी इन लोगों ने बात किए, जितने भी डॉक्टर हैं, तो सब डॉक्टर का एश्योर यही है कि वैक्सीन का कोई भी एक्सपायरी होने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट उसका आज तक वर्ल्ड के किसी कोने में रिकॉर्डेड नहीं है। इन लोगों को बोला गया कि आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, जहाँ पे सर्च मारनी है पता कर लीजिए। तो इन लोगों ने सीनियर डॉक्टर से भी और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।